किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को साथ रखा। नमस्कार, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सास हो तो ऐसी। माँ की तेज आवाज़ कानों में पड़ते ही पंकज की नींद खुल गई। अक्सर ऐसी आवाज़ सुनने की उसे आदत हो चुकी थी। पंकज लेटे हुए ही बोला, माँ क्या हुआ? आज फिर सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? क्या करूँ, सुबह सुबह तुम्हारी अर्धांगिनी के साथ भजन गाए बिना मेरा दिन जो शुरू नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने या सुनाए एक कप ढंग की चाय शांति से मिल जाए? माँ के गुस्से से भरी आवाज़ में गंभीरता के बदले खिलंदड़ापन महसूस कर उसे मन ही मन हंसी आ गई। अब माँ सोचो तो दोस्त तुम्हारा ही है। सही ढंग से काम सिखाओगी नहीं तो बकबक तो करना ही पड़ेगा ना। तू तो चुप ही कर जोरू का गुलाम। कितना सिखाऊं, कहाँ तक सिखाऊं? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। चाय बनाएगी तो दूध शक्कर ऐसे डालेगी मानो इसके मायके से फ्री कोटा में दूध और चीनी आता है। एक मेरी बेटी मालती है, बचपन से ही घर के काम काज में इतनी दक्ष है कि लोग उसके काम को देखकर दंग रह जाते हैं। जैसा मैंने अपनी बेटी को सिखाया वैसा ही बहू की माँ ने अपनी बेटी को सिखाया होता तो आज मुझे यह दिन देखने नहीं पड़ते। फिर हमेशा की तरह उसकी माँ देर तक बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना में जुटी रही। उसके बाद दूसरे कामों में बिजी हो गई। पंकज दोबारा सोने का कोशिश करने लगा कि तभी उसे याद आया आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है। वह बिस्तर से उठते हुए पत्नी सुमन को आवाज़ देकर बोला, अरे सुनती हो, इतनी देर से रसोई घर में बैठी बैठी क्या कर रही हो? एक कप बढ़िया चाय तो पिलाओ, आज ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। सास के तानों और उसको पलटकर जवाब ना दे पाने की विवशता में वह पहले से ही भरी बैठी थी। मौका मिलते ही उसने अपना सारा गुस्सा अपने पति पर उतार दिया और अपनी सास की तर्ज पर ही बोली, रसोई घर में और क्या करूँगी, बैठे बैठे ऐश कर रही हूँ। मैं ठहरी गवार और फूहड़ औरत, मुझे क्या पता चाय कैसे बनती है। पंकज बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नजरें गड़ाए बैठा रहा। थोड़ी देर में सुमन एक कप चाय उसकी बगल में रख गई। पंकज अच्छी तरह जानता था कि ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। ज़रूरत पड़ने पर दोनों सारे ताने भूलकर एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती हैं। पर उसकी माँ को सगल था अपनी बेटी की तारीफ करने और अपने द्वारा दिए गए संस्कार को सर्वश्रेष्ठ माने का, जिसके कारण दोनों सास बहू में गाहे बहाहे तानों को उलाहनों के दौर चलते रहे। पंकज इन दोनों के बीच कभी भी दखल ना देता, अक्सर भाव से चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। आज पड़ोस में सुमित्रा काकी नाम से मशहूर उसकी माँ का उस मोहल्ले में अच्छा दबदबा था। वहाँ के छोटे बड़े सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस का कोई भी शुभ कार्य उनसे सलाह लिए बगैर संपन्न नहीं होता था। हर घर से उनके मधुर संबंध थे। अपनी बहू को भी वह दिल से चाहती थी, पर ना जाने क्यों बहू की छोटी सी गलती भी उनके सामने आ जाती तो किसी आम सास की तरह ही उनके भी जवाब फिसलने लगती। पंकज जल्दी से तैयार होकर 2 दिनों के लिए ऑफिस से काम से चला गया। उस दिन सुमित्रा काकी को अपनी नातिन नेहा की शादी का कार्ड और पत्र मिला। कितने ही लोगों के काम अकेले संभालने वाली सुमित्रा काकी बुरी तरह घबरा गई। कितनी जल्दी सब तैयारी कैसे करेगी? मात्र 1 हफ्ते बाद ही शादी थी, वो भी दिल्ली जैसे शहर में हो रही थी। इतने कम समय में ही उन्हें ना जाने कितने इंतजाम करने थे। उन्होंने बहू को बुलाकर कार्ड पकड़ाया और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारी के लिए विचार विमर्श करने लगी।
बेटी के घर पहली बार मायके से शादी का सामान जाना था। कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए था कि 10 लोगों के बीच इज्जत रह जाए। उनका दामाद सनी एक सरकारी दफ्तर में बड़ा अधिकारी था। बेटी को तो उन्होंने सामान्य हैसियत वाले घर में ही ब्याहा था, पर सनी अपनी कड़ी मेहनत और कोशिशें के बलबूते पर आज इतने ऊंचे ओहदे पर था। वही उनका बेटा पंकज एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता था। जाहिर सी बात है, पद और पैसा दोनों में जीजा और साले के बीच काफ़ी अंतर आ गया था। समय के साथ यही अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच दूरियां लाने लगा, जिससे इधर के साथ 8 वर्षों में बेटी का संबंध मायके से औपचारिक बनकर रह गया था। भले ही परिस्थितियों ने संबंधों में दूरियां ला दी थी, पर खून के रिश्ते क्या इतनी आसानी से छूटती है? दुख सुख में सबसे पहले इन्हीं रिश्तों की याद आती है। सुमित्रा काकी ने अपना संदूक खोलकर पुराने समय के लिए जमा किए गए 10,000 रुपये और गहनों के नाम पर बची एक सोने का चैन निकालकर बहू को पकड़ाई और अपनी पड़ोसन राधा के साथ बाजार भेज दिया। आनन फानन में उनकी बहू सुमन राधा के साथ मिलकर बड़ी होशियारी से शादी का सारा सामान खरीद लाई। चैन को भी साफ करवाकर एक नए डिब्बे में डलवा लाई। पंकज जब घर आया, तोड़ जोड़ कर उसने ट्रेन में आरक्षण भी करवा लिए। फिर क्या था, बेटी को अपने आने की सूचना भेज सुमित्रा काकी अपना पूरा कुनबा समेटे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली स्टेशन पर उनका नाती सौरभ पहले से ही कार लिए खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही जब सौरभ ने बढ़कर उनके पांव छुए तो उनका कलेजा गदगद हो गया। गोरा चिट्टा सौरभ अपने आधुनिक ढंग के कपड़ों में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। निपट सूती साड़ी में किसी तरह अपनी सस्ती चप्पल छुपाने की कोशिश करती सुमित्रा काकी को न जाने क्यों सौरभ के साथ गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। घर पहुंचने पर मालती बाहर बरामदे में ही मिल गई। वह कुछ लोगों से बातें करने में बिजी थी। उन पर नजरें पड़ते ही बढ़कर माँ के पांव छू लिए। साधारण औपचारिकता के बाद एक नौकरानी ने सामान सहित उन लोगों को एक कमरे में पहुंचा दिया। कहाँ तो सुमित्रा काकी सोच रही थी कि पहुंचते ही बेटी पहले की तरह आकर उनसे लिपट जाएगी, देर से आने के लिए उलाहने देगी, खुद उनकी देखभाल में जुट जाएगी, कौन कौन से काम संभालते हैं उनकी पूरी लिस्ट सब थमा देगी। पर बेटी का ठंडा स्वागत देखकर सुमित्रा काकी का दिल बूझ सा गया। यहाँ पहुँचने तक दिल में जो उत्साह हिलोरा ले रहा था वह धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में कमरे में लगे बाथरूम में बारी बारी जाकर सब नहा धोकर तैयार हो गए। एक नौकर आकर बड़े से सलीके से सबके लिए चाय नाश्ता रख दिया। खा पी कर सब लंबे सफ़र की थकान मिटाने लगे। बस एक सुमित्रा काकी अपना चाय का कप लिए बैठी रही। न जाने क्यों एक कप चाय भी उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तभी वहाँ मालती आ गई। अरे माँ, अभी तक आपने एक कप चाय भी नहीं ख़त्म की है? तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी बेटी। अब आप तो माँ घर पर आ गई हो, फिर यह मेहमानों का बर्ताव क्यों? एक अकेली जान हूँ मैं, ढेर सारे काम हैं, कहाँ कहाँ देखूँ। बेटी के अकेलेपन से भरे 2 बोल सुनकर अब तक बेगानापन झेलती सुमित्रा काकी के अंत में वात्सल्य हिरोले लेने लगा। तू चिंता मत कर, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बस तू बताती जा, मैं और बहू मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। थोड़ी देर में वहाँ सौरभ और नेहा भी आ गए। सुमित्रा काकी अपने साथ लाए उपहार को एक एक कर प्यार से सबको थमाने लगी, पर उनके कान अपने द्वारा लाई उपहारों की तारीफ सुनने के लिए नेहा की तरफ से लगे रहे। नेहा ने अपना उपहार औपचारिकतावश उलट पुलट कर देखने के बाद अपनी माँ के हाथों में थमा दी। उसने ना उपहार लेने का कोई उत्साह था, ना ही देखने का। बस एक सौरभ ही था जो अपने शर्ट देखकर खुश हो गया। वाह नानी, आपने तो मेरा शर्ट एकदम मेरी पसंद और सही नाप का खरीदा है। मैं तो इसे आज ही पहनूंगा।
मालती सारे सामान समेट कर उठाते हुए बोली, अब आप लोग आराम कीजिए, रात में मेहंदी और संगीत है। पर सुमित्रा काकी की आंखों में नींद कहाँ। वह लेट कर रात को संगीत में गाने के लिए अपने गानों को याद करती रही। शाम को संगीत का आयोजन एक खूब सजे धजे पंडाल में रखा गया था। ज़्यादातर औरतें और लड़कियां फिल्मी तर्ज पर नाच रही थीं। सुमित्रा काकी के पुराने गानों के लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं था। मालती उनके पास से ही आ जा रही थी। उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि माँ से भी एक दो गीत गाने की फरमाइश कर सके। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गाने का कितना शौक है। सुमित्रा काकी ने जितने भी गाने याद किए थे वह सब उनके मन में ही रह गए। बेटी ने किसी से उनका परिचय तक नहीं करवाया था, इसलिए अपरिचित परिवेश में चुपचाप दर्शक बनी बहू के साथ बैठी रही। बेटी द्वारा दी गई अनदेखी चोट की उन्हें पत्थर सा बना दिया था। थोड़ी देर बाद मेहमानों में ही शामिल होकर खाना खाने के बाद बहू के साथ कमरे में आ गई, जहां पंकज पहले से ही खा पीकर बच्चों के साथ लेटा हुआ था। शायद वो भी अपने को अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। देर रात मालती उनके कमरे में आई। सुमित्रा काकी चुपचाप दीवार की तरफ मुंह घुमाए ऐसे लेटी रही जैसे सो गई हो। मालती उनकी बगल में लेटी सुमन से बातें करने लगी। भाभी, मैं तो पूरी तरह से बिजी हो गई थी। आप लोगों ने ठीक तरह से खाना खाया या नहीं? आप चिंता ना करें दीदी, हम लोगों ने अच्छी तरह से खा पिया है। हम लोग कोई मेहमान तो है नहीं जो बार बार आपको पूछना पड़े। सुमित्रा काकी को बहू की व्यवहारिकता बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद बहू तो सो गई, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। एक तो नई जगह, नए परिवेश, ऊपर से अपनों द्वारा दिया गया उपेक्षा का दंश। कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगी। तभी पास के कमरे से आई आवाज़ सुनकर उनके कदम ठिठक गए। नेहा की आवाज़ थी। मम्मी, आप आज दोपहर में कहाँ चली गई थी? अरे माँ, भाभी और दोनों बच्चों के लिए पास की मार्केट से कपड़े लेने गए थे। वरना कल शादी में यह लोग अपने साथ लाए वही बेढंगे पुराने फैशन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। कल होटल में कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर जान गए कि यह मेरी माँ और भाभी हैं तो उनके फूहड़ पहनावे देखकर क्या सोचेंगे। उन्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है, पर मुझे तो है ना। अब यहाँ आ गए हैं तो इनका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में लोगों के मायके से ना जाने कितने कितने सामान आते हैं। एक मेरा मायका है पूरा कंगाल। जितना वे लोग लेकर नहीं आए उससे ज़्यादा तो उन पर खर्च हो रहा है। तभी उन्हें सौरभ के गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, आप यह कैसी बातें करती हैं? वह हमारे अपने हैं, अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा लेकर आए हैं। उतना सामान खरीदने में ही उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। मैं हैरान हूँ कि फिर भी आप उनसे और ज़्यादा की आशा रखते हैं। इससे ज़्यादा सुमित्रा काकी से सुना नहीं गया। वह अपने कमरे में लौट आई। उन्हें लगा कोई विष भुजावान उनके कलेजे को चीर गया है। इस पीड़ा से छटपटा उठी। वह भूल गई थी कि उनकी बेटी का जीवन स्तर अब उनसे काफ़ी ऊंचा उठ चुका है। पैसे कमाने की होड़ में शामिल नई पीढ़ी की नज़र में हर रिश्ते की प्रतिष्ठा उनके पैसे और ओहदे के हिसाब से ही होती है। यह जिनकी छाँव में पलते बढ़ते हैं, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखते हैं, जिनके सहारे से अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोते हैं, इच्छित ऊंचाइयों को छूते ही वही माता पिता उन्हें भूचड़ गवार और न जाने क्या क्या लगने लगते हैं। किसी से उनका परिचय कराना भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता। सुमित्रा काकी को यह बात बेहद चुभ रही थी कि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पति और बेटे का ऊंचा पद और धन संपत्ति पाकर उसमें शायद यह दम आ गया है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है
जो उसे अन्य लोगों से विशिष्ट बनाता है। आज तक वह बहू में ही खोट निकालती रही, पर यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर वह गर्व करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव पर खड़ी इमारत को बाहरी परिवेश ने इस कदर बदल दिया था कि अब वह धराशायी होने के कगार पर आ पहुंचा था। बेटी के लिए अंधी ममता के चलते उनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी, वरना यूं अपना पूरा कुनबा समेटे दिल्ली नहीं चली आती, बल्कि सिर्फ पंकज को ही भेज देती। सुमित्रा काकी बिस्तर पर बैठी इसी तरह देर रात तक अपने अभिव्यक्ति चित्र को खोजती रही। वह बहू की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद हमेशा उसे असंतुष्ट रही और अपनी बेटी को समझदारी की दुहाई देती रही। पर बेटी के पास आकर क्या हुआ? यहाँ भी उनके हर काम और सुविधा और असुविधा का ध्यान बहू ही रख रही थी। हमेशा उन्हें बहू और बेटे का भरपूर प्यार और सम्मान मिला, फिर भी क्यों उनके अंदर हमेशा अपनी बेटी के प्यार की ही तृष्णा बनी रही? शायद इसी को कहते हैं पानी बीच मीन प्यासी। विवाह के दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में बेटी को दिलचस्पी न लेते देखकर वह थोड़ी बेचैन होने लगी और बहू के सामने भुनभुनाई, माना नई पीढ़ी को परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों में अब विश्वास नहीं रहा। फिर भी विवाह जैसे पवित्र समय पर मालती को कुछ तो अपनी परंपरा निभानी चाहिए। वह मालती को इस बारे में कोई नसीहत देती, उससे पहले ही बहू ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। माँ जी, आप कुछ मत बोलिए, वरना कोई तड़ से आपको जवाब दे देगा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्ति से परे होती है, पर मन में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो किसी की मनोदशा को अच्छी तरह भाप लेती है, उसके दुख को आंखों में ही पढ़ लेती है। बिना बोले ही सुमित्रा काकी को मनोदशा उनकी बहू सुमन अच्छी तरह महसूस कर रही थी और आंखों ही आंखों में संग होने का एहसास दिला रही थी। एक ही स्थिति और वातावरण में सह गए दुख और अपमान ने इन दोनों प्रतिद्वंदियों को परस्पर आदमी बना दिया था। इसलिए बहू की सलाह उन्हें उचित लगी और शादी में दखल देने की बजाय उन्होंने पूरा दिन बंगले के खूबसूरत बगीचे में सलीके से बनी क्यारियां देखते हुए गुजारी। शादी किसी बड़े होटल से हो रही थी। शाम को शादी में जाते वक्त वह पूरी तरह चुप रही। बेटी ने जैसे कपड़े दिए, जिस तरह से पहनने की हिदायत दी, उन्होंने वही वैसा ही पहन लिया। हालांकि इस सब ने उनका दम घुट रहा था। वास्तविकता से अलग दिखने में उन्हें बहुत मुश्किल और आशाएं महसूस हो रहा था। अपना पूरा व्यक्तित्व ही उन्हें झूठा और बनावटी लगने लगा था, जिससे मुक्त होकर वह अपनी इस पुरानी दुनिया में लौट जाने को छटपटा उठी, जहां वह जैसी थी वैसी ही रहती थी, जहां उन्हें हर काम के लिए बिना रोक टोक पूरी आज़ादी थी, जहां उन्हें अपनी बहू और बेटे का भरपूर स्नेह और सम्मान मिलता था। होटल में होने वाली इतनी भव्य शादी उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। एक अच्छे एसी हॉल में शादी का मंडप लगा था, जहां घुटनों तक ऊंची मटमैली धोती और बिना प्रेस किया कुर्ता पहने पुरोहित जी की जगह शर्ट पैंट पहने और हाथों में घड़ी मोबाइल लिए पंडित जी शादी करवा रहे थे। शादी के पारंपरिक गीतों के बदले सामने बने स्टेज पर गजल गायन हो रहा था। उनके लिए सारा दृश्य बहुत अजीब और अनोखा था। उनके मन की स्थिति भांपकर सुमन उन्हें एक पल की भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। आज पहली बार उन्हें अपनी बहू की सारी अच्छाइयाँ थी। उनके जैसी बहू तो भगवान किसी किसी को ही देते हैं। आजकल तो बहुएं सास ससुर से अलग होकर पति के साथ मन मर्जी से आज़ाद जीवन जीना पसंद करती है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ताने उलाहने सुनते सुनते उनकी बहू का धैर्य और सहने की शक्ति जवाब दे जाए और वह किसी न किसी बहाने उनसे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ ले। फिर अपने इकलौते बेटे बहू और पोते
से अलग होकर वह कैसे जिएंगी। इसी कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठी। दूसरे दिन नेहा की विदाई होते ही सुमित्रा काकी भी अपना सामान बांधकर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले बेटी द्वारा दी गई सिल्क की साड़ी तह कर चुपचाप उसके बिस्तर पर रख दी। मालती ने और 1-2 दिन रुकने का अनुरोध किया, पर उन्होंने प्यार से मना कर दिया। लेकिन जैसे ही स्टेशन जाने के लिए कार में बैठी, बेशुमार खामोश सिसकियां आत्मसम्मानित सुमित्रा काकी का कलेजा चीरने लगी। अब तक कंठ में फंसी रुलाई एक हिचकी के साथ आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ी। तभी 5-6 मिठाइयों का पैकेट संभाले सौरभ उसकी बगल में आ बैठा और अपने दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए उनके गले लग गया। शायद नानी के मर्म पर लगी चोट को एक वही समझ पा रहा था। ट्रेन में सारा सामान व्यवस्थित कर सौरभ जब नानी के पैर छूने के लिए झुका तो नानी की ममता उमड़ पड़ी और भावना में बहती नानी ने अपने आंचल से खोलकर एक 500 रुपये का नोट नाती के जेब में ठूस दिया। घर वापस पहुंचते ही शाम को मोहल्ले की ढेर सारी औरतें सुमित्रा काकी का हाल चाल पूछने आ जुटी। सबके साथ बैठी सुमित्रा काकी नातिन की शादी का बखान कर रही थी और सबको शादी के लड्डू खिला रही थी। तभी उनके कानों में पंकज की तेज आवाज़ टकराई। वह सुमन को डांट रहा था, चाय बनाते वक्त होश में नहीं रहती हो क्या? तुमने चाय में शक्कर डाली ही नहीं है। जवाब में बहू के कुछ कहने से पहले ही सुमित्रा काकी बोली, यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? अरे शक्कर नहीं डाली है तो खुद 1 चम्मच शक्कर लेकर डालो। और खबरदार, जो अब से तुमने मेरी बहू से इतनी ऊंची आवाज़ में बात की। माँ के इस बदले तेवर को देखकर हैरान पंकज उनका मुंह ताकता रह गया।